Hello, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this fourth lecture on Force Part 1 of Applied Mechanics lecture series. आज से हम फोर्स शुरू करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सारे के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे फ्रॉम जीरो और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं फोर्स के बारे में। इसके पहले लेक्चर 1 में हमने फोर्स के एक्सटर्नल व इंटरनल इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरे डिटेल से बात किया है, डिटेल से देखे हैं। तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फोर्स है ना, व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स क्या है? तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज ए फोर्स? जो हमारा पुराना चले आ रहा है फोर्स का डेफिनेशन, आप लोग स्कूल पे भी पढ़े होंगे। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच मे चेंज द शेप ऑफ द बॉडी और विच मे चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये है कि फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं है। आप बिल्डिंग को अगर पचकाने की कोशिश करेंगे हाथ से तो नहीं पचकेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, है ना, उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। तो इसीलिए कर सकता है हमेशा। तो बल किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है, किसी स्टेशनरी वस्तु को वेलोसिटी दे सकता है या गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ये हमारे पुराने डेफिनेशन के हिसाब से हो गया, है ना। आगे चलते हैं, हम इसके इफेक्ट्स पे आते हैं और हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जिसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है। न्यूटन एसआई यूनिट का मात्रक है और डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम का मात्रक है। ठीक है, आगे आते हैं हम फोर्स के इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट के बारे में लेक्चर 1 में पहले से देखे हैं, लेकिन फिर से एक बार और देख लेते हैं। When a force is applied on a body, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो क्या क्या हमको असर दिख सकता है ना। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो उससे क्या क्या असर वस्तु पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, द फोर्स में चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, जैसे हमने बात किया। शेप चेंज करना स्ट्रेन कहलाता है, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जानेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है ना। शेप चेंज कर सकता है, वॉल्यूम, लेंथ, डायमेंशंस, कोई भी डायमेंशंस, है ना, तो ये कर सकता है। ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? आपका इंटरनल इफेक्ट हो जाएगा। द फोर्स में इंक्रीज आर डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, किसी वस्तु की वेलोसिटी को बढ़ा या घटा सकता है, ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सटर्नल इफेक्ट हो जाएगा। द फोर्स में मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और इट में स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है या किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है हमेशा, है ना, करना जरूरी नहीं है। वो सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स जरूरी होगा तब जाकर के ये चीजें होंगे। तो कर सकता है, करेगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं। फोर्स में रोटेट द बॉडी, किसी वस्तु को क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, फिर से, है ना, ये भी क्या हो जाएगा? आपका एक्सटर्नल इफेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इंटरनल स्ट्रेसेस में डेवलप इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। हम लोग कैसे डेवलप होते हैं इसके वीडियो हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में बात की है, वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होना, टेंशन पैदा होना, स्ट्रेसेस पैदा होना, ये सारे इंटरनल इफेक्ट हैं। तो इस तरह से वस्तु में असर दिखता है जब उसमें बल लगता है। चलिए, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, बल की विशेषताएं। ठीक है, तो हम बल को, जैसे हम जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, है ना। तो पहला जो हम इसकी विशेषता है वो मैग्नीट्यूड है। ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा तो उसका असर ज़्यादा होगा, कम मैग्नीट्यूड का होगा तो कम होगा, है ना। वस्तु को स्टेशनरी से गतिशील करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स चाहिए। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद जो आपका फोर्स काम आता है ना, फ्रिक्शन को पहले ओवरकम करते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा होता है फ्रिक्शन से तो जाकर के हमारा वस्तु स्थिर से गतिशील होता है। तो एक मैग्नीट्यूड हमारा बहुत आवश्यक है।
डायरेक्शन होती है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अनुप्रयोग बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो अभी देखते हैं हम कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है ना। जो ये एरो है यहाँ पर, ये एरो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखेंगे तो इसकी लंबाई छोटी है इसलिए 5 न्यूटन का है, और इसके जस्ट डबल लंबाई का है ये फोर्स है, तो इसका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 न्यूटन के अगर 5 न्यूटन का फोर्स है उसमें लंबाई थोड़ा छोटा कर रहे हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स जो है वहां पर थोड़ा बड़ा दिखे, है ना। ये जनरल प्रैक्टिस होना चाहिए, नापने नहीं जाना है आपको, है ना। नापने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर नाप रहा है तो 10 न्यूटन के फोर्स को 10 सेंटीमीटर नापो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। इसकी लंबाई आपका मैग्नीट्यूड शो करता है, एरो जो है डायरेक्शन शो करता है। अब यहाँ पर आते हैं, एक और चीज होता है लाइन ऑफ एक्शन होता है ना। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? जिस लाइन पर फोर्सेस लाई करते हैं या जिस लाइन पर फोर्स रहते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, है ना। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे 2 टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं क्या? एक तो ये हम जो डायरेक्शंस दिख रहा है, और दूसरा ये कि इधर वाला इस साइड जो डायरेक्शन का है ये फोर्स भी हो सकता है, ऐसा भी फोर्स हो सकता है। तो इसमें दोनों डायरेक्शंस पे 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे दोनों पे फोर्स हो सकते हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो सकता है ना। 180 डिग्री पे जो फोर्सेस हैं या फिर उनका डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन सेम हो सकता है, उसको फोर्स को लाई करना चाहिए, उस पर कंप्लीटली उस लाइन पे होना चाहिए, तब जाकर उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन पर वो कार्यरत हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट था फोर्स को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वाई द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फोर्स, हम आगे इसमें डायग्राम से देखने वाले हैं। ये आपका जो काला स्पॉट दिख रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस डायग्राम का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेट्स एज्यूम दिस इज माय बॉडी, नॉट माय बॉडी, दिस इज ए बॉडी, एनी बॉडी, एंड a force is applying in the right direction, we are applying a force in the right direction, ठीक है। अब इसमें क्या होगा अगर देखेंगे तो ये क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा है, ये फोर्स इसको सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। दिस फोर्स विल ओनली प्रोड्यूस ए ट्रांसलेशन इफेक्ट ऑन दिस बॉडी, ठीक है। यदि मैं इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस पॉइंट पर लगा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पर फोर्स आरोपित किया गया है, जिस बिंदु पर फोर्स लगाया गया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं इस फोर्स को हटा देता हूं और दूसरे लोकेशन पे कर देता हूं तो ये क्या करेगा? अब इसका असर कुछ दूसरा होगा। अब ये ट्रांसलेट भी करेगा बॉडी को और साथ साथ रोटेट करने का भी कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस है। अलग अलग बिंदु पर लगने पर उसका असर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इन जनरल फोर्स प्रोड्यूसेस ए ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन इफेक्ट। जनरली हमारा जब देखते हैं फोर्स लगता है तो क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मास सेंटर पे एग्जैक्टली लगाना इज ओनली एजम्पशन, ठीक है, वन ऑफ द एजम्पशंस, ऐसा मान सकते हैं, लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत जो रोटेशन होता है उस इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करके भी चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक है कि जनरल लाइफ में नॉर्मली रोटेशन और ट्रांसलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया पहले का कि हम लोग फोर्स के बारे में अभी तक जो जानते थे वो हमारा चीजें हो गया। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, मैकेनिक्स की ओर आते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है और कहां से आता है? फोर्स वस्तु के इंटरेक्शन से आता है। जब वस्तुएं इंटरेक्ट करते हैं, आपस में संपर्क बनाते हैं, तब वहां से फोर्स आता है, ठीक है। तो फोर्स
इंटरेक्शन से आता है। मैग्नेटिक हम नहीं जानते भी, है ना, हम मैकेनिक्स में हैं तो हम सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, फोर्स कहाँ से आता है? इंटरेक्शन से आता है। वैसे ग्रेविटेशनल भी इंटरेक्शन वाला नहीं है ना। तो फोर्स इंटरेक्शन से आता है। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को इंटरेक्ट करता है तो उससे क्या होता है? इंटरेक्शन से फोर्स आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ए वे ऑफ शोइंग द इंटरेक्शंस। ठीक है, एक तरह का वस्तु के बीच की इंटरेक्शंस को शो करने का एक माध्यम है, तरीका है। जब कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होता है बॉडीज के बीच में तो उसको एक फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी इंटरेक्शंस को हम फोर्स से रिप्लेस करके उसको शो करते हैं। तो एक फोर्स जो है एक तरीका है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को बॉडी के बीच का दिखाने का। ठीक है, अब इंटरेक्शंस क्यों है? क्योंकि जो भी हम लोग मशीन एलिमेंट देखते हैं या फिर स्ट्रक्चर देखते हैं वो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। मशीन एलिमेंट्स होते हैं, एक वस्तु आगे बढ़ता है तो दूसरा वस्तु जाता है, आपस में वो लिंक रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। तो कनेक्टेड बॉडीज हैं, वो आपस में फोर्स शेयर करते हैं। दोनों के बीच में, दोनों लिंक के बीच में बोल सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर के बीच में, दो जो है स्ट्रक्चर उनके बीच के जो इंटरेक्शन होता है हम लोग उसको फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझ में आया? आगे देखेंगे। ठीक है, फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर। फोर्स कभी इकलौता नहीं आता है। सिंगल फोर्स इज नॉट पॉसिबल, ओनली पेयर ऑफ फोर्सेस विल बी देयर। ये कहाँ से आया? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। न्यूटन तीसरा नियम क्या कहता है आप, है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कोई वस्तु एक दूसरे को बल आरोपित करता है तो उसका रिएक्शन उसको मिलता है। तो जब रिएक्शन मिलेगा तो दो हो गए ना, है ना, तो मिनिमम दो फोर्स आपके रहेंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ से बोलता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो एक्शन है और रिएक्शन है वो हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। एक वस्तु दूसरे पर अगर एक्टिव फोर्स आरोपित करता है तो दूसरा पहले पर रिएक्टिव फोर्स आरोपित करेगा। यह भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ से आता है ना। जब वस्तु क्या करता है? एक्शन फोर्स लगाता है तो दूसरा वस्तु उस पर रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो इस तरह से पेयर में अवेलेबल रहते हैं फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ से। ये हमारा सरफेस है, उसके ऊपर में एक W2 न्यूटन के जो वेट है वो रखा हुआ है, और उसके ऊपर में दूसरा बॉडी रखा हुआ है, W1 न्यूटन का फोर्स बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, अब ये सारे आपस में, ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, संपर्क में है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आइसोलेट करना है हमको। अगर हमको फोर्स, इनको अगर आइसोलेट करना चाहूंगा मैं, इनको अगर सेपरेट करना चाहूंगा, ठीक है, तो इनकी जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, उसको हमको फोर्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फोर्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, जो हम आगे फ्री बॉडी डायग्राम में एक एक्सरसाइज करने भी वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे? इनको आइसोलेट करते हैं, मतलब इनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, अलग करने पर होगा क्या? हमारे पास ये बॉडी है, दूसरा नंबर बॉडी है, लेकिन अभी क्या है इसमें, ये जो इसका भार है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, लेकिन इसके भार के बराबर जो बॉडी 1 द्वारा बॉडी 2 को रिएक्शन फोर्स दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर शामिल है, देख लीजिए। तो ये जो बॉडी 2 है वो क्या कर रहा है? नीचे की ओर उसका वेट लग रहा है, और इसके वेट को सहन कौन कर रहा है? बॉडी 1 सहन कर रहा है। ठीक है, ये बॉडी 1 जो है इसके वेट को सह रहा है, और बदले में क्या दे रहा है? रिएक्शन दे रहा है ऊपर की ओर। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? N1 इक्वल टू W1। इस केस के लिए हमारा क्या है? ये N1 इक्वल टू W1 है ना। ये जरूरी नहीं है कि N1 इक्वल टू W1 हमेशा हो। इस केस के लिए क्या आ रहा है हमारा? N1 इक्वल टू W1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है। ठीक है, और ये वर्टिकल है इसलिए हो रहा है। N1 जो है हमारा, क्योंकि न्यूटन को भी हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये जो N होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इसलिए है इसका नाम क्योंकि वे हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री, है ना, सरफेस के हमेशा 90 डिग्री में लगता है,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और ये क्या है, रिएक्टिव फोर्स है। देखिए दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव फोर्स जो लगता है और उसके बदले में जो रिएक्शन आता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं। एक्टिव फोर्स की वजह से रिएक्टिव फोर्स जनरेट होता है। एक्टिव फोर्स नहीं रहेगा तो रिएक्टिव फोर्स भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। एक्टिव है तो रिएक्टिव है। तो N1 डेवलप हो रहा है क्योंकि बॉडी 1 जो है बॉडी 2 को क्या दे रहा है, रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नीचे आने नहीं दे रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, ऊपर की ओर एक रिएक्शन दे रहा है, N1 इक्वल टू W1। अब ये जो एरो है हम एग्जैक्टली इसी लाइन दोनों के एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे रिप्रेजेंट किया हूं मैं यहाँ पे। अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, ये इसी लाइन पर है, ये इसी लाइन पर है। ये भी जरूरी नहीं है कि ये N यहाँ पर ही हो, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पर इस केस के लिए आ रहा है। आगे फ्रिक्शन में देखेंगे कि ये दूसरे जगह पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, अभी क्या हो गया, इस बॉडी 2 पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में W1 इसका वेट, और बॉडी 1 द्वारा बॉडी 2 पर रिएक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो N1 इक्वल टू W1 हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेट करना, या फिर बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो अभी दिख रहा है यहाँ पर, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इंटरेक्शंस जो होते हैं आपस में, इनके बीच का इंटरेक्शन, ये सिर्फ बॉडी 2 बॉडी 1 के साथ सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके इंटरेक्शंस को क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स से रिप्लेस कर रहा हूं। आते हैं दूसरे बॉडी नंबर 1 पे। अब आते हैं बॉडी नंबर 1 पे। अब इसमें बताइए कितना कितना फोर्स लग रहा है। यहां पर एक W2 लगा है फोर्स, क्या है ये, इसका खुद का वेट है। ये तो क्या है, ये एक्टिव फोर्स है कि नहीं। अब देखिए इसमें और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसको अगर आइसोलेट करना है, क्योंकि अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना है तो मुझे इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये W1 वेट जो है कहाँ जा रहा है, इसको सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है भाई। W1 वेट भी लग रहा है यहाँ पे नीचे, और ये जितना भार है पूरा ये जमीन सह रहा है। तो जमीन इसको रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। बॉडी 1 को रिएक्शन कौन दे रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, जमीन कर रहा है। अल्टीमेटली सारा फोर्स ट्रांसफर होता है धरती माता पे, ठीक है। अल्टीमेटली जितने भी फोर्स हैं वो धरती माता पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बॉडी 1 पर जो रिएक्शन फोर्स दे रहा है ये कितना दे रहा है, N2 इक्वल टू W1 प्लस W2। समझ में आया, ये N2 इक्वल टू W1 प्लस W2 इतना रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तभी तो इक्विलिब्रियम में है जी, ऊपर से जितना वेट लग रहा है धरती माता पर उसका रिएक्शंस देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इससे ज़्यादा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, है ना। ये 2 जो है, बॉडी 2 जो है इसमें इसको पुश कर रहा है नीचे की ओर, ये वेट हो गया। इसका खुद का वेट W2 ये हो गया, और जमीन से बॉडी 1 को जो रिएक्शन मिल रहा है N2 इक्वल टू W1 प्लस W2 हो गया। इतना रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जमीन को देखते हैं अगर, तो देखिए जमीन पर टोटल मिलाकर के कितना फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, W1 प्लस W2। दोनों का भार जाएगा ना, है ना, दोनों का भार जाएगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये W1 प्लस W2 होगा। अब बताइए इसमें से कौन सा एक्टिव फोर्स है, कौन सा रिएक्टिव फोर्स है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो वेट है वो तो है ही, कहीं दूसरे जगह से तो नहीं आया ना, उसका निहित अंदर में ही है वो। तो ये एक्टिव फोर्स है W1। ये क्या है, N1 जो दिख रहा है ये W1 के कारण से आया है ये, इसलिए क्या है, रिएक्टिव फोर्स है। जहां पर सपोर्ट मिलता है वहां पर रिएक्शन मिलता है, जहां पर सपोर्ट मिलता है वहां पर रिएक्शन मिलता है, ठीक है। यहां पर बॉडी 2 को कौन सपोर्ट कर रहा है, यहां पर बॉडी 1 सपोर्ट कर रहा है। तो बॉडी 2 को रिएक्शन कौन देगा, बॉडी 1 रिएक्शन देगा। इसलिए ये जो N1 है वो रिएक्शन है, बॉडी 1 का बॉडी 2 पर रिएक्शन है, N1 इक्वल टू W1। इसलिए क्या हो गया, रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं। इसलिए तो बोले ना यहाँ पर फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर, हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। जब भी कोई एक वस्तु दूसरे से संपर्क करता है, एक्टिव फोर्स लगाता है, उसके बदले में बॉडी 2 से बॉडी 1 पे रिएक्टिव फोर्स मिलता है। इसलिए हमेशा पेयर में रहते हैं। और देखिए इसमें एक्टिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स दूसरे अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, है ना।
जैसे कि यहाँ पर है, इसको देखेंगे, ये बॉडी 1 जो है, बॉडी 2 जो है बॉडी 1 पर एक्टिव फोर्स लगाया, बॉडी 2 बॉडी 1 पर एक्टिव फोर्स लगा रहा है W1, ये एक्टिव फोर्स है। और बॉडी 1 बॉडी 2 पर कितना लगा रहा है, N1 = W1 रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो बॉडी 2 जो है बॉडी 1 पर कितना लगाया, एक्टिव फोर्स लगाया, और बॉडी 1 बॉडी 2 पर क्या लगाया, रिएक्टिव फोर्स लगाया। इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट पर दोनों लगते हैं। ये भी न्यूटन के तीसरे नियम से लागू हो जाता है हमारा। तो ये क्या है हमारा, ये भी एक्टिव फोर्स है, ठीक है। अब ये भी एक्टिव फोर्स होगा W2, वेट हमेशा एक्टिव फोर्स रहेंगे क्योंकि वो पहले से हैं, किसी रिएक्शन के कारण से नहीं आए हैं, सपोर्ट के कारण से नहीं आए। जो सपोर्ट के कारण से आते हैं, सपोर्ट देने मिलने के कारण से आते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्टिव फोर्स, N2 = W1 + W2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ये वाले डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 2 बोल सकते हैं, इस वाले डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इस तरह से सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम होता है। और इस तरह से हम जो इंटरेक्शंस होता है बॉडी के बीच में, उसके इंटरेक्शंस को फोर्स से रिप्लेस करके लिखते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि फोर्स इज नथिंग बट ए वे ऑफ शोइंग द इंटरेक्शंस। तो मशीन पार्ट्स में ये तो सिंपल इंटरेक्शन हो गया है ना, बहुत ही सिंपल दिख रहा है। लेकिन मशीन पार्ट्स जब होते हैं, जब स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होता है। तो सभी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी एक बॉडी को निकालते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स का डिजाइन करते हैं, है ना। कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं मशीन का, उस मशीन एलिमेंट का डिजाइन करते हैं। तो भाई उस मशीन एलिमेंट पर कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, एक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, वो सारे फोर्सेस को हम लोग तो लेना पड़ेगा ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करके चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग से समझ रहे हैं कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका डिजाइनिंग अलग से करेंगे, इसका डिजाइनिंग अलग से करेंगे। तो सारे एलिमेंट का डिजाइनिंग अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले, हमारा जो पहला स्टेप होता है, उसमें एलिमेंट पर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, कौन सा नेचर के फोर्स है, उनको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज नथिंग बट इस way of showing the interactions between the elements, machine elements और structural elements, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का नियम, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नियम है न्यूटन ने दिया था, है ना। 3 नियम में से तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स में चलेंगे ये नियम। हर जगह आप नोइंगली अननोइंगली उन नियम का यूज़ करते हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम यूज़ करते रहते हैं। जैसे हमने बताया कि एवरी एक्शन मतलब एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, वो न्यूटन तीसरे नियम से है। फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं, युग्म में आते हैं, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम से ही आया है ना। तो हम लोग उनको यूज़ करते हैं, हमको पता नहीं रहता है, ये पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं। चलिए चलते हैं न्यूटन के पहले नियम की ओर, जो आप लोग जानते हैं। पहला नियम है जिसको इनर्शिया का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, जब तक कि उसमें कोई एक्स्ट्रा बल बाहर से आरोपित नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे बाहर से, तब तक वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और जो वस्तु गति कर रही है तो वो गतिशील रहेगी, है ना। तो यहां पर जो देखा जाता है वो नेट फोर्स देखा जाता है। नेट फोर्स अगर 0 है, अगर वस्तु स्थिर है और उसमें लगने वाला नेट फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। समेशन कहने का मतलब यही होता है कि वेक्टर सम ही करना है आपको। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर 0 है तो उसको बोलते हैं नेट फोर्स 0 होना। तो जैसे कि इस बॉडी पे अभी नेट फोर्स 0 है, इस बॉडी पर अभी नेट फोर्स 0 है। कैसे, बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जमीन द्वारा रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है बराबर अमाउंट का, वो स्थिर है, चुपचाप है ना। तो वाई डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे तो 0 हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर ये नेट फोर्स क्या लग रहा है, इसमें 0 लग रहा है। तो अगर ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बना रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसमें,
अब इस वस्तु को अगर गतिशील करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया। अब ये वस्तु गतिशील हो सकता है, होना जरूरी नहीं है ना, इसमें फ्रिक्शन का रोल खत्म नहीं हो जाता कभी भी। तो यहां पर अगर मैं ऐसा फोर्स लगाता हूं तो ये वस्तु हो सकता है कि गतिशील हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगा देता हूं, एक और फोर्स लगा देता हूं उतने ही मैग्नीट्यूड का, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, तो क्या हो जाएगा, अगेन नेट फोर्स 0 हो गया, वस्तु कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप से वहीं रहेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर 0 है और वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर बना रहेगा, और अगर नेट फोर्स 0 है और वस्तु गतिशील है तो हमेशा उतनी गति से चलते रहेगा, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि किसी वस्तु को, गाड़ी को चला के छोड़ देते हैं तो चलते रहता है ना, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक कार है, सपोज क्या करना है, ही कार ही है, ठीक है। ये वस्तु स्थिर है अभी, है ना, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। अब जो गाड़ी पार्किंग में रखे रहते हैं वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है क्या, नहीं चलता, है ना। तो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इस वस्तु को गतिशील करना है तो इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इंजन चालू करते हैं, इंजन से फोर्स मिलता है उसको और वो चलने लग जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वस्तु चलने लग गया और आप एक बार चलना शुरू हो गया, आप इंजन चालू बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना बंद कर दीजिए, वो गाड़ी चलते रहेगा। ऐसा होता है, नहीं होता। तो क्या ये नियम, जो पहला नियम है न्यूटन का, उसका उल्लंघन हुआ? क्योंकि ये गाड़ी एक बार हम इसको चला के छोड़ दिए तो इसको कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक के लिए। नियम हमारा यही बोलता है, पहला नियम, कि जो वस्तु गतिशील है वह हमेशा गतिशील रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें मैं इंजन बंद कर देता हूं एक बार, जैसे 60 का स्पीड पकड़ लिया है गाड़ी, है ना, एक बार और चला देते हैं गाड़ी को। जैसे ये 60 का स्पीड पकड़ लिया तो ये गाड़ी हमेशा क्या रहेगा, चलते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, आप भी जानते हैं कि इसको कंटिन्यूअसली फोर्स देना पड़ता है, इंजन चालू रखना पड़ता है। यदि आपने इंजन बंद कर दिया मतलब एक्स्ट्रा फोर्स, इंजन क्या है, फोर्स लगाने का तरीका है, इंजन से हम लोग फोर्स ले रहे हैं एक्स्ट्रा। इंजन बंद करने का मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना बंद कर दिया, अब वो गाड़ी धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये नियम का उल्लंघन नहीं है, दिस इज नॉट ए वायोलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है, आप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नेचर है यहां पर, नेचर प्रकृति है ना। कहां पर है प्रकृति, देखिए यहां पर ये फ्रिक्शन के रूप में है, टायर और जमीन के बीच में हमेशा घर्षण अवेलेबल है, ठीक है। ये जो घर्षण बल है और एयर रेजिस्टेंस भी है ना, एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, मैं सिर्फ मेनली जो है फ्रिक्शन को मान के चल रहा हूं, चारों टायर्स के बीच में, और चारों टायर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन लेके चल रहा हूं। तो ये फ्रिक्शन अवेलेबल है वहां पर, जिसके कारण से ये नेट फोर्स क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट फोर्स, गति विरोधी बल यहां पर है, ऑलरेडी है, नेट फोर्स है यहां पर, नेट फोर्स 0 नहीं है इस केस में। जब गाड़ी चल रहा है, आपका गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहां पर नेट फोर्स के रूप में आपका फ्रिक्शन फोर्स है। इसीलिए गाड़ी जो है धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। तो आप नहीं लगा रहे हैं नेट फोर्स, लेकिन नेट फोर्स कौन लगा रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, गति विरोधी बल है यहाँ पे। अगर इस फ्रिक्शन के बराबर आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इंजन से, अगर इंजन के से आप फ्रिक्शन जितना मौजूद है उतना ही फोर्स अगर आप सामने की ओर लगाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना फ्रिक्शन है उतना ही आप इंजन से अगर फोर्स लेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और आपकी जो गाड़ी है उसी स्पीड से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलते रहेगा। इंजन चालू रहना चाहिए, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। चलिए, तो पहला केस हमारा था कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, हमेशा रहेगा।
मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है तो नेट फोर्स तो वैसे भी जीरो है, सोचने वाली बात नहीं है ना। तो स्टैटिक्स जितने भी हैं हम लोग, ये यहाँ पर स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब जगह ये लागू होगा, है ना, ये स्टैटिक्स में हमेशा लागू होगा। दूसरा केस क्या है, इफ बॉडी इज मूविंग इट विल बी, चलिए काश मेरे पास भी कार होता है ऐसी, यहाँ इस भावना को सोच यहाँ पर ड्रॉप करते हुए आप न्यूटन के नियम पे अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। अगर बॉडी मूविंग है इट विल बी मूविंग नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए आपको इंजन चालू रखना पड़ेगा और फ्रिक्शन के बराबर आपको फोर्स देते रहना पड़ेगा, ठीक है। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वस्तु स्थिर रहेगा, है ना। नेट फोर्स अगर जीरो है तो वस्तु स्थिर रहेगा, स्थिर वस्तु के लिए नेट फोर्स जीरो है, ये 100% तय है। लेकिन नेट फोर्स जीरो है तो वस्तु स्थिर ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। नेट फोर्स जीरो होने पर वस्तु गतिशील भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंजन चालू रखिए आप, फ्रिक्शन के बराबर फोर्स देते रहिए, गाड़ी उतने स्पीड से चलते रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो है, गाड़ी उस स्पीड से कंटिन्यूसली चल रहा है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में जो हमारा बॉडी होता है, जो भी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम में है, उसमें एक्चुअली नेट फोर्स जीरो है। अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है उतना ही आप इंजन से पावर दे रहे हैं। तो फोर्स सामने की ओर इंजन द्वारा जो लग रहा है, फ्रिक्शन जो पीछे की ओर जमीन के कारण से लग रहा है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है और कार उतनी ही स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर चलते रहता है। तो ये हो जाता है नेट फोर्स जीरो का केस, है ना, और ये वस्तु हो जाता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बोलता है एक्चुअली में कि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नेट फोर्स F इक्वल टू एम, मोमेंटम इक्वल टू होता है आपका संवेग जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो m इंटू वी क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम हो जाएगा, m इंटू वी टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, m इंटू वी वन हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन अपॉन टी हो जाएगा। तो वी टू माइनस वी वन अपॉन टी को हम लोग a बोलते हैं, तो F इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहला नियम क्या बता रहा है आपको, पहला नियम ये बता रहा है कि भाई यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गति करते रहेगा, है ना। ये नहीं बताता है कि कितना फोर्स लगाना है, पहला नियम ये नहीं बताता है कि कितना फोर्स लगाना है, वो बस इतना ही बोलता है कि भाई अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है, गतिशील को स्थिर करना है या फिर स्थिर को गतिशील करना है, तो उसमें फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको बोल रहा है पहला नियम। जबकि दूसरा नियम क्या कह रहा है कि इतना अमाउंट का आपको अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इतना अमाउंट का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इतना अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इतना फोर्स लगाओ, अमाउंट को बता देता है ये फोर्स, तो उससे थोड़ा आगे हो गया ये, है ना, क्योंकि कितना फोर्स लगेगा ये आपका सेकंड नियम बता दे रहा है आपको, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की उतनी ही परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। तो देखते हैं हम, मान लीजिए दो बॉडी है, बॉडी वन एंड बॉडी टू, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस इंटरेक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स, ये जो बॉडी वन है बॉडी टू पर बल लगा रहा है और उसका रिएक्शन बॉडी टू जो है बॉडी वन पर भी फोर्स लगा रहा है, रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है। आप उसको इधर से भी समझ सकते हो, बॉडी टू एक्टिव फोर्स लगा रहा है बॉडी वन पर, बॉडी वन बॉडी टू पर रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है। कुल मिला के इन संपर्क तलों के बीच में क्या एक फोर्स है, ठीक है। बॉडी वन द्वारा बॉडी टू पे और बॉडी टू द्वारा बॉडी वन पे फोर्स है। अगर मैं इसको आइसोलेट करूं या फिर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, मान लेते हैं बॉडी वन है, ठीक है, अब बॉडी वन में बॉडी टू है, अब बॉडी वन में फोर्स क्या हो गया, F12 मतलब फोर्स बाय वन टू टू,
है ना। बॉडी 1 द्वारा बॉडी 2 पर जो फोर्स है वो क्या हो गया, F12 हो गया। अब बॉडी 2 द्वारा बॉडी 1 पर कितना हो जाएगा, F21 हो जाएगा। देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर देखेंगे एक ही लाइन पर होंगे, दोनों सेम लाइन पर एक्ट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, बस इसमें अंतर ये होगा कि इनकी डायरेक्शंस, इनकी सेंस अलग होगी, विपरीत होगी। 180 डिग्री में दोनों काम करेंगे, इसलिए F12 इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, 180 डिग्री में काम कर रहे हैं। ठीक है। सो फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर, हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर एक्टिव फोर्स है तो रिएक्टिव फोर्स भी होगा। और क्या होता है, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीज समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।